झांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टे के काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। दरअसल झांसी पुलिस इन दिनों आईपीएल मैचों पर चल रहे अवैध सट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन 720 चला रही है। इसी अभियान के दौरान पुलिस टीम का सामना फॉर्च्यूनर कार में सवार 3 बड़े सटोरियों से हो गया। पुलिस ने जब उन्हें रोकने और घेरने की कोशिश की तो आरोपियों ने अपनी कार से पुलिस वाहन में जोरदार टक्कर मार दी और मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 3 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। आखिर इस सिंडिकेट में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए देखते हैं। सटोरियों के पास से 100 करोड़ रुपए के लेन देन का बही खाता बरामद हुआ है। सिंडिकेट में कुल 9 लोगों के नाम उजागर हुए हैं। सटोरियों के पास से 84,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से 8 मोबाइल, 1 टैबलेट और फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में जमा 50 लाख रुपए फ्रीज करा दिए हैं और पुलिस अब इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। जाँच के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कृपया आप सभी को अवगत कराना है कि आप लोगों को विदित है कि हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बड़ा सिंडिकेट जो सट्टा संचालन कर रहे थे उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसमें करीब 100 करोड़ से अधिक लेन देन की विषय भी सामने आया था। इसी सिंडिकेट के एक बहुत ही अहम सदस्य आशीष उपाध्याय को आज दिनांक 1/5/2026 को झांसी पुलिस द्वारा अरेस्ट की गई है और बाकी अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस ने ऑपरेशन 720 के तहत चलाए जा रहे अपने अभियान से ये साफ कर दिया है कि खेल के पीछे चला रहे काले कारोबारियों की और सट्टेबाजों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। फिलहाल पुलिस इस सट्टेबाजी में शामिल आरोपियों की जांच कर रही है और इस फैले नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब होने की संभावना है। नगरी प्रयागराज अपनी आध्यात्मिकता और शिक्षा के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अब यहाँ की गलियों में महकने वाले समोसे को एक नई और आधिकारिक पहचान मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत प्रयागराज के प्रतिष्ठित समोसे को जिले का सिग्नेचर डिश घोषित कर दिया है। यानी अब जब भी प्रयागराज के खान पान की बात होगी तो सबसे ऊपर नाम समोसे का आएगा। प्रयागराज में समोसे की खुशबू इतनी खास है कि लोग उसे ढूंढने नहीं जाते, बल्कि उसकी महक खुद उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। गरम देसी घी और मसालों की सुगंध दूर से ही लोगों को आकर्षित कर देती है। अब ये रोजमर्रा का व्यंजन एक नई पहचान हासिल कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेस में कचौरी, इमरती और रबड़ी जैसे लोकप्रिय व्यंजन भी शामिल थे, लेकिन स्वाद और लोकप्रियता के मामले में समोसे ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये फैसला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि विशेषज्ञों की राय और व्यापक सर्वे के बाद लिया गया है। प्रयागराज जनपद में जो उत्पाद चुना गया है ओडीओसी के तहत वो है समोसा। और समोसा की खास बात ये है कि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी है, इसको मतलब पैकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और यहाँ प्रयागराज के हर कोने में समोसे की हर नुक्कड़ पे एक दुकान तो होगी ही। तो इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहाँ से समोसा को चुना गया है। ओडीओपी की तर्ज पे, जैसे ओडीओपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिली है, उसी तरीके से ओडीओसी भी बहुत ही आगे जाएगी यह स्कीम। 2025-26 के राज्य बजट में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य हर जिले के एक विशेष व्यंजन को पहचान देकर उसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। प्रयागराज के समोसे का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका स्वाद। वहीं अभी तक प्रयागराज में 1000 से अधिक समोसा कारीगर की पहचान की गई है और प्रशासन ने 30 ऐसे प्रतिष्ठानों की भी पहचान की है जो पिछले 100 सालों से मसालेदार आलू से भरे कुरकुरे और सुनहरे समोसे के स्वाद को बरकरार रखे हुए हैं। अब ओडीओसी के तहत इन व्यापारियों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग दी जाएगी। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों के एक तरफा इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक जमीन किसी भी समुदाय या व्यक्ति का निजी धार्मिक स्थल नहीं बन सकती। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संभल जिले के एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन को निजी बताते हुए उस पर सार्वजनिक नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी एक समुदाय या पक्ष का विशेष अधिकार नहीं हो सकता और ऐसी जगह का इस्तेमाल नियमित मजहबी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने ये भी कहा कि मजहबी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकार नहीं है, बल्कि यह दूसरे लोगों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति से जुड़ी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। कोर्ट के मुताबिक यदि कोई पक्ष पहले से चली आ रही परंपरा से अलग कोई नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश करता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट का कहना था कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है और इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता कि ये दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करे। यदि जमीन को निजी मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता मांगी हुई राहत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के लिए जो फैसला दिया है वो फैसला सही और दुरुस्त है, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया का नज़रिया भी ये है कि कोई विवाद की जगह, तनाज़े की जगह पर नमाज न पढ़ी जाए और ऐसी जगह पर भी नमाज न पढ़ी जाए जहाँ पर कोई किसी को आपत्ति हो सकती है या वो एतराज़ कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता किसी पुरानी प्रथा की रक्षा नहीं कर रहा है। वो गांव के अंदर बाहर से लोगों को इकट्ठा करके नियमित सामूहिक नमाज की अनुमति चाहता था। पहले ये केवल ईद जैसे विशेष अवसरों पर ही होता था। कोर्ट ने इसे परंपरा से इतर करार दिया और कहा कि ऐसी नई गतिविधियों पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक जमीन को गलत तरीके से निजी नाम पर ट्रांसफर करके भीड़ जुटाई जाती है तो ऐसा दस्तावेज कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा।